झोपड़ी वाली बहू को आया बंगले वाले ससुराल से रिश्ता। गृह प्रवेश के समय अरे भला ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इतनी गरीब घर की लड़की को बहू बना कर ले आए? पता नहीं, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतना गरीब परिवार और लड़की के आगे पीछे कुछ भी नहीं, और इतने बड़े घर में उसे बहू बना लाए। वरना बड़ी बहू ने तो इतना दहेज भी दिया था और इतने अच्छे खानदान से है, और उसके बिल्कुल उलट छोटी बहू है। अरे आपको क्या लगता है कि बिना किसी कमी के ही हमने रिश्ता लिया है? अरे इतनी बड़ी कमी है तभी तो हमें इस गरीब फटीचर बहू का रिश्ता लेना पड़ा, वरना तो मेरे देवर के आगे पीछे इतनी लड़कियां घूमती हैं कि बस पूछो ही मत। मैं तो अपने देवर के लिए हीरा लाने वाली थी, हीरा। सच में मेरे भैया के लिए ऐसी भाभी आएंगी? मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। इस तरह प्रीति का गृह प्रवेश होता है, लेकिन हर कोई अलग अलग तरह की बातें बना रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। शांति एक लड़की का फोटो रोहन को दिखा रही थी। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी है, और आप फिर भी बार बार इसी टॉपिक को लेकर बैठ जाती हैं। मैंने एक बार शादी के लिए मना कर दिया तो कर दिया, बस। लेकिन आखिर कब तक इस तरह शादी के लिए मना करता रहेगा बेटा? ऐसा नहीं चलता, अकेले जिंदगी नहीं कट सकती। आपको तो पता है ना कि मुझे शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। एक तरफ शांति रोहन की शादी के लिए परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी कंपनी में जॉब कर रही थी। प्रीति उदास होकर अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी सहेली वहां आती है। आज इतनी उदास क्यों लग रही है? अरे यार बस क्या बताऊं तुझे तो पता ही है कि माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, और अब माँ की तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। एक तो ऊपर से सैलरी भी इतनी कम है, मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है कि मैं हाई पेइंग जॉब कर सकूं। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना सब ठीक हो जाएगा। प्रीति बहुत उदास थी और उसकी सहेली उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर में आज भी ठीक से किसी ने मंदिर नहीं साफ किया। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जब विमला बाहर आती है, तब वो नेहा से कहती है, अरे बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? कुछ नहीं दादी जी, मैं तो बस जॉगिंग करने जा रही हूँ। अरे बेटा इन सब चीजों पर तेरा इतना ध्यान रहता है, कभी सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा भी कर लिया कर और उसकी साफ सफाई भी कर लिया कर। दादी जी आपको तो पता है ना मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है, और वैसे भी जब घर में नौकर हैं तो उन्हें किस लिए रखा है? पायल को इसी काम के लिए तो हमने घर में रखा है। अरे बेटा तुझे तो पता है कि वो सुबह लेट आती है और घर की साफ सफाई और खाना बनाने के बाद वापस चली जाती है। वो ये सब काम नहीं करती, और तू इस घर की बहू है तो तेरा फर्ज बनता है ये सब करना। दादी जी अगर ऐसी बात है तो आप एक और नौकरानी रख लीजिए ना। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। राम राम, कैसा जमाना आ गया है, आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं और घर की नौकरानी पायल सबके लिए खाना परोस देती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। तभी नेहा भी तैयार होकर वहां आती है। मम्मी मेरा आज आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए बना दीजिए। माफ करना बेटा, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पायल ने देखो कितना अच्छा खाना बनाया, तुम यही खा लो, मुझे अभी मेरी किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। नहीं मम्मी, मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। अब पायल के जाने के बाद तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें आलू का पराठा खाना है? अरे तो क्या हो गया बहू, बना दो, बच्चे का मन कर रहा है। नहीं दादी जी, इस तरह इसकी आदत खराब हो जाएगी। इतना कहकर नेहा अपना सैंडविच उठाती है और वहां से चली जाती है। ये बहू भी किसी चीज का अच्छे से ध्यान नहीं रखती। कोई बात नहीं बेटा, तुम जब स्कूल से वापस आओगी तब मैं तुम्हारे लिए आलू का पराठा बना कर रखूंगी। इस तरह शांति पिंकी को मनाती है। दिन गुजरते हैं, एक दिन सब बड़े परेशान थे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा छोटा पोता शादी के लिए मान ही नहीं रहा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते दादी जी, आपको तो पता ही है कि हर जगह बात फैली हुई है, और उसके बाद तो कोई भी रोहन से शादी करना ही नहीं चाहता। तो हम कहीं और ट्राई करेंगे, और हमारे रोहन भैया इतने अच्छे हैं, उन्हें कोई लड़की ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ लड़की नहीं, तुम्हारा भाई भी तो शादी के लिए नहीं मान रहा। हमें कुछ भी करके पहले रोहन को शादी के लिए मनाना पड़ेगा। लेकिन आप तो जानती ही हैं माँ जी कि रोहन शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसे कैसे मनाए? मैं आइडिया बताती हूँ। उसके बाद विमला शांति और नेहा को अपना आइडिया बताती है। अगले दिन जब रोहन शाम को काम से घर वापस आता है तो, क्या बात है, आप दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हो? पता है रोहन, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, तुम अभी हमारे साथ उनके कमरे में चलो। यह सुनकर रोहन बहुत परेशान हो जाता है और वो जल्दी से दौड़कर अपनी दादी के कमरे में जाता है तो देखता है कि विमला बहुत ही बुरी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनके शरीर पर पसीना आया हुआ था। तब रोहन परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ दादी माँ, आप ठीक तो है ना? बेटा बस क्या बताऊं,
मेरा सिर घूम रहा है और मुझे बहुत ज्यादा चिंता सता रही है, घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी भी मेरा अंतिम समय नजदीक आ सकता है। दादी माँ ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे अस्पताल नहीं जाना। अब मेरी ये बीमारी अस्पताल में ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए। तो फिर आप डॉक्टर की बात क्यों नहीं मान रही? आपको किस बात की परेशानी है, मुझे बताइए। मेरी तो बस बेटा एक अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने सबसे छोटे पोते की शादी देख लूं। यह मेरा बरसों से सपना था। क्या कहा? बरसों से? हाँ, मैं तुझे हमेशा से कहती थी ना कि मुझे अपनी छोटी पोता बहू देखनी है। बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। यह बात सुनकर रोहन चुप हो जाता है, जिसे देखकर विमला फिर से, देखा, मुझे पता था तू मेरी ये बात बिल्कुल नहीं मानेगा, इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी। तभी तो कहती हूँ कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए। तुम फिर मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देता? अगर तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। रोहन अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और बचपन से ही रोहन और उनकी दादी का सबसे ज्यादा मेलजोल था। इसलिए रोहन अपनी दादी को ऐसी हालत में देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। ठीक है दादी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। यह बात सुनकर तो विमला के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसके बाद रोहन वहां से चला जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा प्लान जरूर काम करेगा। ऐसी हालत में रोहन कभी भी मेरी बात को नहीं टालता। सच में माँ जी, आपने तो कमाल कर दिया। जिस चीज के लिए हम कब से मना रहे थे, आखिरकार वो फाइनली उस चीज के लिए मान ही गया। तो फिर अब देरी किस बात की है? जल्दी से बहू ढूंढकर ढोल नगाड़ों की तैयारी शुरू करो। आखिर मेरे पोते की शादी होने वाली है। इस तरह वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन शांति रिया के साथ अस्पताल जाती है। दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आ जाते हैं। देखा मम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा था। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं तब तक कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ जो डॉक्टर ने लिखी हैं। रिया वहां से दवाई लेने चली जाती है। तभी शांति सामने 2 लड़कियों को बात करते हुए देखती है। मम्मी के इलाज के लिए इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसे टाइम पर नहीं आए तो मम्मी की हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। पता नहीं मुझे इतनी सारी परेशानियों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आखिर मेरे हाथ इतने बंधे हुए क्यों हैं? सीमा प्रीति को हौसला देते हुए कहती है। प्रीति, तुम इस तरह परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। जब शांति प्रीति को ऐसे रोते हुए देखती है और उसकी ये सारी बातें सुनती है तो शांति को भी बहुत बुरा लगता है। बेचारी बच्ची पता नहीं कितने सारे दुखों से गुजरना पड़ रहा होगा जो ऐसा कह रही है। भगवान जी, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि इस बच्ची की जिंदगी खुशियों से भर देना। तभी वहां पर रिया आ जाती है और उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब शांति रोहन के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। एक दिन शांति के पास पंडित जी आते हैं और पंडित जी कुछ लड़कियों के फोटो दिखाते हैं। शांति कुछ लड़कियों की फोटो देखती है और पंडित जी सभी लड़कियों की क्वालिफिकेशन और उनके घर के बारे में बताते हैं। लेकिन तभी शांति के हाथ में प्रीति की फोटो आती है, जिसे देखकर शांति रुक जाती है। पंडित जी, आपने मुझे इस लड़की के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अरे, ये फोटो आपके पास गलती से आ गई। गलती से आ गई? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले इस लड़की की माँ ने मुझे इसके लिए रिश्ता ढूंढने को कहा था, लेकिन बदकिस्मती से इस लड़की की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो अस्पताल में एडमिट हो गई है। इन दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, इसलिए इस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया है और अब अपनी माँ का ध्यान रख रही है। मैं इसका फोटो हटाना भूल गया था, वैसे लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन पंडित जी, मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाना चाहती हूँ। मैं इस लड़की को अस्पताल में देख चुकी हूँ और मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी। आपने सही कहा, ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन ये अभी शादी शायद ना करे। कोई बात नहीं, हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। उसके बाद शांति रोहन के कमरे में जाती है और उसे प्रीति का फोटो दिखाते हुए कहती है, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये लड़की पसंद की है, तुम्हें कैसी लगी? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ दादी के लिए शादी करने के लिए हाँ की है, लेकिन आप भूलना मत, मैं कभी भी एक पति का फर्ज निभाने नहीं वाला। इसलिए आपको ऐसी लड़की को लेकर आना जो मुझसे इन सब चीजों की तो उम्मीद बिल्कुल न रखे। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद शांति उदास और परेशान हो जाती है और फिर अगले दिन शांति रिया और पंडित जी के साथ प्रीति के घर जाती है। दरवाजा खटखटाने पर प्रीति दरवाजा खोलती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? बेटा, हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। उसके बाद तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और प्रीति तीनों को पानी लाकर देती है। जी कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? बेटा, हम यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। ये बात सुनकर प्रीति हैरान हो जाती है और साफ इनकार करते हुए कहती है, देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं शादी ना तो कर सकती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। बेटा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे तुम्हारे सभी हालातों के बारे में पता है।
जब आपको सब पता है उसके बाद भी आप मेरे लिए रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? बेटा मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ की वजह से रिश्ता करने से मना कर रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज होगा उसमें हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन पंडित जी प्रीति की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम इन पर विश्वास कर सकती हो। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने से पहले तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़का ही ढूंढ रही थी। हाँ बेटा, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के ठीक होने के बाद हम उन्हें सब बता देंगे। उसके बाद शांति प्रीति को सारी बात बताती है। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरा, इसीलिए मैं उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। बेटा तू मेरी बात पर विश्वास कर, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारी माँ के इलाज का जो भी खर्च होगा वो हम सब देखेंगे। तब प्रीति मन में सोचती है, ये लोग कितने अच्छे हैं जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। तब बेटा क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? जी। तब ठीक है, हम कुछ दिन बाद ही तुम्हारे घर पर अच्छे से रिश्ता लेकर आएंगे और रोके और मांग भराई की रस्म कर देंगे। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर हम जल्दी ही तुम्हारी शादी भी कर देंगे। इस तरह शांति ने सब कुछ फिक्स कर लिया था। अब अगले दिन शांति शॉपिंग करने जाती है। वो सबसे पहले एक बड़ी सी दुकान पर बहुत सारे महंगे कपड़े खरीदती है। भैया मुझे बहुत अच्छे और महंगे कपड़े दिखाना, आखिर मेरे घर में मेरी छोटी बहू जो आने वाली है। कपड़े खरीदने के बाद शांति बहुत सारा मेकअप का सामान खरीदने जाती है। इस तरह शांति प्रीति के लिए बहुत सारी चीजें खरीदकर घर वापस आ जाती है। फिर घर में बाकी सारी चीजों की भी तैयारी करती है और अगले दिन पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर तैयार होकर प्रीति के घर जाता है, जहां प्रीति के साथ सीमा भी थी, क्योंकि प्रीति का उसके अलावा और कोई नहीं था। प्रीति और सीमा दोनों उन सबका स्वागत करती है और सीमा सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर रख देती है। तो ठीक है बेटा, हम तुम्हारी रस्म पूरी करते हैं। उसके बाद प्रीति को कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है और प्रीति एक सुंदर सी साड़ी पहन कर आती है, जिसके बाद वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसे बस देखता ही रह जाता है, जिसे देखकर विमला धीरे से कहती है, अरे बेटा तूने इस तरह अपना मुंह क्यों खोल दिया? कोई मक्खी घुस जाएगी, मुंह बंद कर ले। ये सुनकर रोहन हिचकिचाता है, नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। साड़ी पहनने के बाद नेहा मुंह बनाकर प्रीति को तैयार करती है। वो उसका सारा श्रृंगार करती है। मेकअप करने के बाद वो उसे चूड़ियां पहनाती है। तैयार करते हुए नेहा उसे ताना मारती है, ये सारा सामान इतना महंगा है कि इसकी वजह से तुम्हारी शक्ल थोड़ी ठीक लग रही है। प्रीति को अजीब लगता है। उसके बाद शांति प्रीति को चुन्नी उड़ाती है और इस तरह एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की के लिए बंगले वाले ससुराल का रिश्ता आता है, जिसे सुनकर आस पड़ोस के लोग तो बड़े हैरान हो जाते हैं। हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की के लिए बंगले का रिश्ता कैसे आ सकता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, भला इस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू किया जो इसके लिए बंगले का रिश्ता आ गया। इस तरह आस पड़ोस में हर कोई उसे इस बारे में बात करता है। समय गुजरता है और समय के साथ सारे रस्मों रिवाज के साथ प्रीति और रोहन की शादी करवा दी जाती है। प्रीति का घर में गृह प्रवेश हो रहा था। गृह प्रवेश करते हुए कुछ औरतें आपस में बातें बना रही थी। अरे भला ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इतनी गरीब घर की लड़की को बहू बना कर ले आए? अरे बस कमी की वजह से ही इस लड़की को घर में आने दिया, वरना कहाँ इसे हम अपने बंगले में आने देते। सच में भाभी, मेरे भैया की तो किस्मत ही फूट गई, वरना मेरे इतने अच्छे भैया को तो महलों की रानी मिलनी चाहिए थी। इस तरह हर कोई बातें बना रहा था। गृह प्रवेश करने के बाद प्रीति अपने कमरे में जाती है। पहले तो वो रोहन का इंतजार करती है, लेकिन पूरी रात रोहन कमरे में नहीं आता और प्रीति कपड़े बदलने के बाद सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। प्रीति घर में सबसे पहले उठ गई थी और वो मंदिर के अच्छे से साफ सफाई करती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है। जब बाकी सब नीचे आते हैं तो प्रीति सभी को आरती और प्रसाद देती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तूने तो सवेरे होते ही पूजा भी कर ली। जी दादी जी, मुझे सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पूजा करने की आदत है। ये तो सच में बहुत अच्छी आदत है। बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम सबसे पहले खाने में सबके लिए मीठा बना देना। उसके बाद प्रीति रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाने की तैयारी करती है। वो कढ़ाई में घी डालकर उसमें थोड़ी सूजी और आटा मिक्स करके अच्छे से उसे घुमाने लगती है और उसके बाद उसमें चीनी और पानी डालकर उसे और अच्छे से मिक्स कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद हलवा बनकर तैयार हो जाता है। जब वो सभी को हलवा बनाकर देती है तो सबको हलवा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, ये हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, यह हलवा सच में काफी अच्छा है। इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैंने काफी समय से खाया ही नहीं था। हर कोई पहले ही दिन प्रीति की तारीफ करता है। उसके बाद प्रीति सबके लिए खाना बनाती है और खाना परोसती है। सब खाना खा रहे थे तब विमला प्रीति को शगुन देती है। शाम को पिंकी जब नेहा के पास जाती है तो, मम्मी मुझे स्कूल का होमवर्क करवा दो। बेटा मैं अभी नहीं करवा सकती हूँ, मुझे अभी शॉपिंग करने जाना है, तुम अपनी बुआ को बोल दो। लेकिन बुआ ने तो मना कर दिया है।
तो शाम को तुम्हारे पापा करवा देंगे। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। पिंकी उदास हो जाती है, लेकिन तब प्रीति उसके पास आती है। पिंकी बेटा लाओ, मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। अब प्रीति पिंकी को होमवर्क करवाती है, जिसके बाद पिंकी खुश हो जाती है। आप बहुत अच्छी हो चाची, अब मुझे स्कूल में मैम से डांट नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम अच्छी बच्ची हो। अच्छा, मैं सबके लिए खाना बनाने जा रही हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाना है। क्या मैं आपको जो भी कहूँगी आप मेरे लिए बना दोगी? हाँ बेटा बिल्कुल। तो आप मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। अब प्रीति सबके लिए खाना बनाती है और पिंकी के लिए आलू उबालने के बाद उसके आलू के पराठे बनाती है। रात को सब खाना खाते हैं, फिर पिंकी भी आलू के पराठे खाकर बहुत खुश हो जाती है। चाची आप सच में बहुत अच्छी हो। देखो तो आज उसके चेहरे पर कितनी खुशी है। सब प्रीति बहू का कमाल है। अब रात को सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति अपने कमरे में बैठी थी। वहीं जब रोहन दूसरे कमरे में सोने जा रहा था, तब विमला और शांति उसका रास्ता रोकती है। बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने कल भी ऐसा ही किया। आज तू बहू के पास अपने कमरे में जाएगा। दादी की बात मानने के अलावा रोहन के पास कोई और चारा नहीं था और वो कमरे में चला जाता है। लेकिन कमरे में जाती वो बिस्तर से तकिया लेकर सोफे पर लेट जाता है। अचानक से ऐसा देखकर प्रीति काफी हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। लगता है इन्हें भी मेरी तरह अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्या करूं, इनसे बोलूं? छोड़ो। इतना सोचकर प्रीति सो जाती है। अगले दिन सुबह जब रोहन बाथरूम में नहाने जाता है, तब प्रीति उसके ऑफिस के कपड़े अलमारी से निकालकर बेड पर रख देती है। उसके बाद वो उसकी घड़ी, पर्स और रुमाल सब कुछ वहीं पर रख देती है और अपना काम करने चली जाती है। जब रोहन बाथरूम में आकर ये देखता है तो मेरा सारा सामान निकाल दिया। उसके बाद रोहन तैयार होता है और नाश्ता करने नीचे आता है। वो देखता है कि प्रीति ने सब उसका पसंदीदा खाना बनाया है। देख बेटा, बहू ने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। पत्नी हो तो ऐसी जो पति की हर इच्छा का ध्यान रखती है। सबके बोलने के बाद भी रोहन कुछ जवाब नहीं देता। वो नाश्ता करता है और वहां से जाने लगता है, तभी प्रीति उसे रोकती है। ये आपका लंच है, मैंने पैक कर दिया है। फिर से रोहन लंच लेता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। रोहन का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर प्रीति को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रीति उसके बाद घर का काम करती है। काम खत्म करने के बाद प्रीति देखती है कि विमला सिर पकड़कर बैठी है। क्या बात है दादी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। उसके बाद प्रीति विमला के सिर में अच्छे से मालिश करती है, जिसके बाद विमला को बहुत अच्छा लगता है। बेटा तू मालिश कर रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे हाथों में तो जादू है। इस तरह प्रीति सभी का ख्याल रख रही थी। एक रात रोहन जब लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसे बहुत जोर से खांसी होने लगती है। ये देखकर प्रीति जल्दी से पानी लाती है और रोहन को देती है। आप ठीक तो है ना? लीजिए पानी पी लीजिए। रोहन पानी पी लेता है। थैंक यू। एक दिन प्रीति ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, लेकिन गलती से उससे गलत सेटिंग हो जाती है और मशीन नहीं चलती। तब प्रीति उसे ठीक करने में परेशान हो रही थी, तो रिया और नेहा वहां दोनों आती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। क्यों, क्या हुआ? तुमसे ऑटोमेटिक मशीन भी नहीं चल रही? अरे भाभी कैसे चलेगी, आज से पहले कभी इस्तेमाल की होगी तो पता चलेगा ना। सही कह रही हो रिया तुम। बेचारी ने आज से पहले इतना ऐशो आराम अपनी झोपड़ी में थोड़ी देखा था जो ये यहाँ बंगले में देख रही है। सही किस्मत चमक गई इसकी यहाँ आकर। इस तरह नेहा और रिया अक्सर भी प्रीति को ताना मारा करती थी, लेकिन प्रीति इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। शाम को सारा काम खत्म होने के बाद वो रमेश और शांति को उनकी दवाई देती है। तभी रमेश, बहू तुम हमारा कितना ध्यान रखती हो। एक बार को हम खुद का ध्यान रखना भूल सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। सच में हम बड़े किस्मत वाले हैं जो तुम्हारी जैसी बहू मिली। वहीं दूसरी तरफ रोहन और प्रीति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हर रात रोहन प्रीति से अलग सोता था और उससे बात भी नहीं करता था। हर रात की तरह प्रीति 11 बजे रोहन को कॉफी बनाकर ले जाती है और उसके लिए टेबल पर रख देती है। कई दिनों की हिम्मत के बाद आखिर प्रीति पूछती है, आप इस तरह सोफे पर सोकर परेशान हो जाते होंगे, आप चाहे तो बिस्तर पर सो सकते हैं। आज मैं सोफे पर सो जाऊंगी। इस बात पर रोहन भड़क जाता है। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। यह सुनकर प्रीति बहुत परेशान और हैरान हो जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? यह सब कुछ तो प्रीति की सोच से बाहर था। एक तरफ प्रीति और रोहन के बीच कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो बाकी घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन फिर से प्रीति जब अलमारी की साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक बॉक्स मिलता है। अरे इस बॉक्स में क्या हो सकता है? प्रीति बॉक्स को क्लीन करने के लिए उसे खोलने ही वाली थी कि तभी वहां रोहन आ जाता है और उसे ऐसा करते देख वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगा सकती हो? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हें इतना हक नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सको। अपनी लिमिट में रहो। रोहन उसे खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन आज प्रीति की भी हद हो जाती है।
तो प्रीति भी आज रोहन को सवालों के घेरे में खड़े कर देती है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बस बहुत हो गया, मुझे बताइए क्या बात है। मानो रोहन बहुत कुछ कहना चाहता था पर वो कंट्रोल करता है और वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। प्रीति को अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रीति तब भी सब अच्छे से कर रही थी। रोहन के कपड़े निकालना, उसे लंच देना, उसकी हर छोटी चीज का ध्यान रखना, रात को कॉफी बनाना। हालांकि रोहन को यह सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन जब प्रीति को बुखार था तो वो कॉफी बनाने जा रही थी, लेकिन चलते हुए वो लड़खड़ा जाती है तो रोहन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। अरे इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज कॉफी मैं बना कर लाता हूँ। उस रात रोहन खुद कॉफी बनाता है और अपने साथ साथ वो प्रीति के लिए भी कॉफी लाकर देता है। वहीं दूसरी तरफ विमला और शांति को भी अब रोहन के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। विमला देख रही थी कि आजकल वो लंच लेकर जाता है और बहू को कैसे प्यार से देखता है। शांति को भी लगता है कि वो अब पहले की तरह खुश रहने लगेगा। दिन गुजर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहा और रिया प्रीति को पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक दिन रिया नेहा से मदद मांगती है। भाभी, क्या आप मेरी प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर सकती हैं? मुझे रात को अर्जेंटली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। देखो रिया, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे अभी मैनिक्योर करवाने जाना है, तुम खुद मैनेज कर लो। इतना कहकर नेहा अपना पल्ला झाड़कर वहां से चली जाती है। नेहा भाभी कितनी मतलबी है, अपना काम करवा लेती है लेकिन दूसरों का काम कभी नहीं करती। तभी प्रीति वहां आती है और नेहा और रिया की सारी बातें सुन लेती है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ रिया, मुझसे जितना होगा मैं उतनी तुम्हारी मदद करूंगी। भाभी, आप सच में कितनी अच्छी हो, और एक मुझे देखो, मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं रिया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब प्रीति और रिया पूरी रात जाग कर प्रोजेक्ट बनाती हैं और इस तरह हर कोई प्रीति को पसंद करने लगता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। एक रात सभी तैयार होकर पार्टी में जा रहे थे, तब गाड़ी में बैठते हुए नेहा धीरे से प्रीति को कहती है, तुम चाहे कितना भी तैयार हो लो, लेकिन गरीबी का अटैक तुम्हारे ऊपर से कभी नहीं हटने वाला। पार्टी में पहुंचने के बाद हर कोई प्रीति की सुंदरता की तारीफ कर रहा था और यहाँ तक कि शांति भी प्रीति की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी छोटी बहू बहुत भाग्यवान है, ऐसी बहू बड़े नसीबों से मिलती है। इसने तो हमारे घर में आकर पूरे घर को ही संभाल लिया और हमारे घर को सिर्फ घर नहीं मंदिर बना दिया है। ये सब तारीफ सुनकर नेहा आग बबूला हो रही थी। आज से पहले उसकी तो कभी इतनी तारीफ नहीं की गई थी। इस तरह अब प्रीति नेहा को एक फूटी आंख तक नहीं भा रही थी। इसीलिए एक दिन नेहा छुपकर देखती है कि रोहन ने फिर से किसी वजह से प्रीति को डांटा, तो वो उसके पास जाकर प्रीति को कहती है, बेचारी, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रोहन की शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई है। रोहन किसी और लड़की से प्यार करता था और उसका दिल टूट गया था। वो तो कभी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, सब कुछ जबरदस्ती हुआ है, मजबूरी में तुमसे शादी करवाई गई है, क्योंकि कोई भी लड़की रोहन से शादी करने के लिए नहीं मान रही थी। आज भी रोहन के दिल में वही लड़की बसी है और वो उससे बात भी करता है। अब ये सच सुनने के बाद प्रीति का दिल टूट जाता है, लेकिन नेहा ने प्रीति को सच आधा और आधा झूठ बताया था और ये सारी बात शांति को कहती है, आपने मुझे ये सारी बात पहले क्यों नहीं बताई? या ऐसा कहिए कि आपको मेरी जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं थी। आपको लगा था कि मैं गरीब अकेली लड़की हूँ, अगर कुछ गलत भी होगा तो क्या हो गया? मुझे तो बस एक जरिया बनाया था, लेकिन माफ कीजिए, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा अगर तुम्हें पहले बता देंगे तो तुम शादी के लिए कभी हाँ नहीं करोगी, तुम भी बाकी सारी लड़कियों की तरह मना कर दोगी। शांति की बातें सुनकर भी प्रीति नहीं मानती और प्रीति वहां से चली जाती है। और जब रोहन रात को घर आता है और प्रीति को नहीं देखता तो, मम्मी प्रीति कहाँ है? वो ना तो घर में नजर आ रही और ना ही कमरे में। तब शांति रोहन को सारी बात बता देती है, जिसके बाद रोहन का भी दिल टूट जाता है और वो चुपचाप कमरे में जाकर उदास होकर लेट जाता है। अब हर रोज रोहन को प्रीति की कमी खल रही थी। जिस तरह प्रीति रोहन के लिए हर रोज अलमारी से कपड़े निकाल कर रखती थी, उसको लंच देती थी, उसकी कॉफी बनाती थी, उसे सब याद आ रहा था। प्रीति को गए हुए काफी दिन हो गए थे और वहीं दूसरी तरफ प्रीति की माँ को भी होश आ जाता है। माँ, तुम्हें होश आ गया, मुझे बहुत खुशी है। मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ा, मुझे माफ कर देना। ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम्हें होश आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? इस तरह प्रीति बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब रोहन को उदास देखकर विमला रोहन से बात करती है, बेटा, मुझे तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू बहू को बहुत याद कर रहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि पहले तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस लड़की ने तुझे धोखा दिया, इतने साल का रिश्ता एक पल में तोड़ दिया। मैं जानती हूँ तेरा दिल बुरी तरह टूटा है, लेकिन बेटा प्रीति बहू दिल की बहुत अच्छी है और तू भी उसे पसंद करता है। बीता कल भूल जा और जिंदगी में आगे बढ़। अभी भी समय है, बहू को घर वापस ला, वरना पछताना पड़ेगा। जा, उसे लेकर आ जा।
सही कह रही हो दादी, जब से प्रीति गई है मेरा मन नहीं लग रहा है। रोहन प्रीति से मिलने उसके घर जाता है तो सुनीता रोहन को देखकर पूछती है, तुम कौन हो? मैं प्रीति का पति हूं माँ जी, आप ठीक हो गई हैं? तब रोहन सुनीता को सारी बात बताता है और ये सब देखकर सुनीता को अच्छा लगता है। मेरी बेटी का घर बस गया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। जी, मैं प्रीति को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। सुनीता से बात करने के बाद सुनीता प्रीति को घर के बाहर लाती है। मम्मी के आगे ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आप तो किसी और लड़की को चाहते हैं, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि क्या गड़बड़ है। अभी भी उस लड़की से बात करते हैं आप? मैं मानता हूं ऐसा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था। मेरा बस लड़कियों से और प्यार से विश्वास उठ गया था, लेकिन जब तो मेरी जिंदगी में आई तो सब बदल गया। बस मुझे आपकी एक भी बात पर विश्वास नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे नहीं पता। प्रीति रोहन के साथ वापस जाने से मना कर देती है और रोहन उदास होकर घर वापस आ जाता है। रोहन के जाने के बाद पड़ोसन प्रीति को ताना मारती है। क्यों प्रीति अब इतने समय से अपने बंगले वाले ससुराल क्यों नहीं जा रही? अरे इसी में कोई खोट होगा, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, वरना वही हम सोचे कि बंगले वाले ससुराल में एक झोपड़ी वाली बहू कैसे रह सकती है। प्रीति बात सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा पिंकी की पेरेंट्स मीटिंग में जाती है। इस बार पिंकी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आपने इस बार उसकी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। अब तो पिंकी होमवर्क भी अच्छे से करके लाती है। रिजल्ट लेने के बाद नेहा घर वापस आती है और उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर अब पिंकी स्कूल में इतना अच्छा कैसे करने लगी थी। पहली बार टीचर ने पिंकी की इतनी तारीफ की थी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी को बुखार हो गया था और वो कुछ भी खाने से मना कर रही थी। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे चाची के हाथ से खाना खाना है। चाची को लेकर आओ अभी। पिंकी की बढ़ती जिद को देखकर नेहा प्रीति को कॉल करके सब बताती है और प्रीति जल्दी से वहां आती है, जिसे देखकर पिंकी खुश हो जाती है। तब प्रीति उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। बेटा ऐसे जिद नहीं करते। तो आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेटा मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं उनके पास गई थी। तो अब आप प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। प्रीति कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी वहां नेहा आती और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने आधा झूठ कहा था। रोहन अब उस लड़की को पसंद करना तो दूर की बात है, उससे बहुत नफरत करता है। घर में हर कोई तुम्हारी तारीफ करता था, इसीलिए मुझे जलन होने लगी थी और मैंने ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है दीदी, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है। सच तो यही है कि मुझसे तो शादी जानबूझकर ही करवाई गई थी। तब प्रीति वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी सभी घर वाले आकर उससे माफी मांगते हैं। बेटा हमें माफ कर दो, हमने सच में तुम्हारी जिंदगी खराब करने के लिए ऐसा नहीं किया था। हाँ बेटा, बल्कि मुझे तो तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मैं जानती थी कि तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, इसीलिए तुमसे रोहन की शादी करवाई। बस फर्क था कि तुम्हें सच नहीं बताया। अब तो रोहन भी तुम्हें पसंद करने लगा है। प्लीज उसे एक मौका दो। तुम्हारे जाने के बाद ठीक से खाना भी नहीं खाता और हमेशा उदास रहता है। तब प्रीति कमरे में जाती है तो रोहन को देखती है कि रोहन उसकी फोटो लेकर बहुत उदास बैठा था और जैसे वो प्रीति को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हो सके तो मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन इस बार आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस करता हूं कभी नहीं छुपाऊंगा। इस तरह प्रीति खुशी खुशी वापस अपने ससुराल में रहने लगती है।